बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जान है तो जहान है के साथ आपकी मेज़बान मरीना बेगम हाजिर है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर नियमत वली साहब मौजूद हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नियमत वली जो है ना DHQ हॉस्पिटल में TB डिपार्टमेंट के इंचार्ज है और आज हमने उसको कोरोना के बारे में हमारे साथ कुछ अपने मुफीद आरा पेश करने के लिए हमने सर को जहमत दी है। तो सर हम आपसे आपका अपना तारुफ करवाएं काइंडली और हमें थोड़ा सा इस कोरोना की बीमारी के बारे में आप हमें आगाह करें कि ये कोरोना आया कैसे, इसका ओरिजिन थोड़ा सा हिस्ट्री बता दें ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर बीइंग हियर विद यू। थैंक यू। मैं DHQ हॉस्पिटल TB डिपार्टमेंट में होता हूँ। जो आपने पूछा कोरोना के हवाले से, ये यकीनन एक निहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि हम एक वबा की तीसरी लहर से इस वक्त गुज़र रहे हैं। कोरोना जो करंट कोविड-19 बेसिकली शुरू हुआ वुहान सिटी ऑफ चाइना से दिसंबर 2019 में, और ये एक कोरोना वायरस है। वहाँ से फिर ये ग्लोबल पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया। तो बेसिकली ये कहा जाता है कोरोना के बारे में कि ये जो कोरोना वायरस अभी आइडेंटिफाई हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसफ़र हुआ है। इससे पहले इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो ये बेसिकली जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं इनको। जूनेटिक का मतलब है एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस इन्फेक्शन को या उस वबा को जूनेटिक कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम कोई भी एनिमल से ह्यूमन बींग्स में मुंतकिल होता है तो उसको स्पिल ओवर इवेंट कहते हैं, उसको फर्स्ट टाइम जो। इससे पहले भी कई कोरोना वायरसेस डिटेक्ट किए गए हैं। 2003 में शंदे एक प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे एक वायरस डिटेक्ट हुआ था, वो भी कोरोना वायरस ही था। वो सार्स कोरोना वायरस था। सार्स कोरोना वायरस का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। वो वायरस डिटेक्ट हुआ शंदे चाइना में। उसकी वबा सिर्फ चाइना की हद तक रही। उसके बाद एक और वायरस हमने देखा सऊदीया में आइडेंटिफाई हुआ 2012 में, उसको मार्स कोरोना वायरस कहते हैं। मार्स मिडल ईस्ट जो सिंड्रोम था उसको कहते हैं मार्स कोरोना वायरस। तो ये फैमिली ऑफ कोरोना वायरसेस है। कोरोना वायरस एक फैमिली से बिलोंग करता है, उसको कोरोनाविरिडिया कहते हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हुआ है। इससे पहले ये जो डिटेक्ट हुए मुख्तलिफ जगहों में उनकी वबा फैली और वहीं तक वो लिमिटेड रही, ग्लोबल कोई पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार नहीं की। तो कोरोना वायरस जो आया है इसको कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2। ये जो कोरोना करंट 19 जो कोरोना पेंडेमिक डेवलप हुई है, ये सार्स कोरोना वायरस 2 एक वायरस है, उससे ये डेवलप हुई है। ये फर्स्ट टाइम वहाँ पे वुहान सिटी में बहुत सारे बैक्टीरियल नमूनिया के केसेस वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए और लेटर ऑन टेस्ट करके देखा गया तो उसमें ये वायरस पाया गया। फिर इसकी जो जेनेटिक मेकअप है उसको जब देखा तो ये जो सार्स कोरोना वायरस जो पहले शंदे प्रोविंस चाइना में जो आइडेंटिफाई हुआ था, इसकी जेनेटिक मेकअप बिल्कुल उसी से ही मिलती थी। तो हमें ये फिर बताया गया कि ये सेम फैमिली से ही बिलोंग करता है। पहले वो एनिमल से ह्यूमन्स में वो भी ट्रांसफ़र हुआ था। और ये जो वायरस है ये भी बेसिकली ये वायरस मैमल्स में भी डिजीज़ कॉज करता है और ह्यूमन बींग्स में भी ये डिजीज़ कॉज करता है। तो ये जो सार्स कोरोना वायरस 2003 में जो आइडेंटिफाई हुआ था वो भी बेसिकली बेड्स की एक पॉपुलेशन से वो ट्रांसफ़र हुआ था, बेड्स की चमगादड़ की एक पॉपुलेशन से। अगेन इसका जेनेटिक जो मेकअप है वो बिल्कुल सिमिलर है। कोरोना वायरस जो 2 है, सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 जो कोविड-19 कॉज करता है, ये भी सेम पॉपुलेशन से ही बिलोंग करता है क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप पहले वायरस से मिलता जुलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली जूनेटिक है। जूनोटिक इन्फेक्शन आइदर या तो ये मैमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हुआ या बर्ड्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हुआ है।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये वायरस मुंतकिल तो हुआ, उसके बाद ये क्या डेवलप करता है ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में ये मोस्टली डायरेक्ट वायरल जो नमूनिया है वो कॉज करता है, या इनडायरेक्ट सेकेंडरी बैक्टीरियल नमूनिया भी कॉज करता है। इसीलिए क्लस्टर ऑफ पेशेंट्स जो कि नमूनिया में मुबतला हुए थे वहीं से ये डिटेक्ट हुआ, और फिर ये ह्यूमन बींग्स में अदर जो कंट्रीज़ है उनमें भी हमने देखा तो ये मोस्टली फेफड़ों को ये मुतासिर करता है। हमारे जो सांस लेने का जो निज़ाम है उसको ये मुतासिर करता है। तो कैसे मुतासिर करता है, या तो डायरेक्ट वायरल नमूनिया से मुतासिर करता है, फेफड़े डैमेज होते हैं, या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल नमूनिया लग जाती है फेफड़ों में और उससे फेफड़े डैमेज होते हैं। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में मज़ीद, आपने तो बहुत अच्छे से आपने हिस्ट्री बता दिया, थोड़ा सा इसके इलामात बता सकते हैं कि मतलब आम बंदा जो कहे कि हाँ भाई ये आम आपके फ्लू है, नमूनिया है, या आपको कोरोना हो गया है, उसमें क्या फ़र्क है, इसके इलामात क्या है, सिम्टम्स क्या हैं सर? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि जब आपके फेफड़े जब मुतासिर होते हैं तो उसमें इसके कुछ रिस्क ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हमने वो देखने हैं। रिस्क ग्रुप्स के अंदर एक तो 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। दूसरा, पहले से किसी बंदे में अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक उनको ब्लड प्रेशर हो, उनको शुगर हो, उनको मोटापा हो, उनको कैंसर टाइप की कोई बीमारी हो, वो सब रिस्क ग्रुप्स में आते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वंस किसी को अब कोरोना वायरस लग जाता है तो कोरोना वायरस लगने से जाके सिम्टम्स डेवलप होने तक इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन जो पीरियड है। इसके दौरान सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली 5 to 6 डेज में डेवलप हो जाते हैं सिम्टम्स। और अलामात जो है वो इसके जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे पहले फीवर है, उसके बाद कफ है, उसके बाद फिटीगनेस हो जाती है। और जो लेस कॉमन जो सिम्टम्स हैं उनमें फिर जॉइंट पेन है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, कंजक्टिवाइटिस है, और सोर थ्रोट जो है वो होता है, इसमें हेडिक होता है, सर में दर्द होता है, ये मतलब लेस कॉमन है। और जो सीवियर सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स उसमें पेशेंट को डिस्निया होती है, सांस की तकलीफ़ होती है, चेस्ट में वो प्रेशर फील कर रहा होता है, ऑक्सीजन की जिस्म में कमी आती है, वो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ऑन चेस्ट जो है वो, और ब्रीथलेसनेस हो जाती है, वो फिर सीवियर या क्रिटिकली इल पेशेंट्स में वो फिर अलामात जाहिर होते हैं। तो ये जी डिपेंड करता है जी, पर्सन टू पर्सन, जी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट 100% में से 80% जो पेशेंट हैं वो ऑन सेल्फ जो है वो रिकवर हो जाते हैं विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन, वो रिकवर हो जाते हैं। नीचे 14 to 15% जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, वो थोड़े सीवियर होते हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जो 5% जो पेशेंट है, 4 to 5% वो क्रिटिकली इल होते हैं, उनको फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर वो वेंटिलेटर पे जाते हैं। वो जो 5% पेशेंट्स होते हैं उनमें से 2% मॉर्टेलिटी रेट है, उनमें से 2% की डेथ होती है, 3% वहाँ से भी रिकवर हो जाते हैं। इवन वेंटिलेटर पे जाने के बाद वो फिर रिकवर होकर आ जाते हैं। तो इसमें वैसे डरने की, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट जो है वो ओनली 2% है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इन दिस रिगार्ड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड विद अस, वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड। पाकिस्तान जो है वो इसमें भी सबसे पीछे है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, USA, UK। हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है कोरोना के हवाले से। और जो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स है, इस वक्त कोई 170 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 170 मिलियन, आउट ऑफ विच ओनली 4 मिलियन पीपल्स हैव बीन डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो रिकवर हुई है, 170
मिलियन पॉपुलेशंस में। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आप शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इसके एहतियाती तदाबीर के बारे में हमें बता सकते हैं कि हमें क्या चीज़ है कि अब जो थर्ड वेव आया है, आप गिलगित में देख रहे हैं या आप शहरों में टीवी पे देख रहे हैं कि गैदरिंग्स हो रही हैं, ऑल द स्कूल कॉलेजेस बंद है लेकिन मार्केटें ओपन है, हमारे जो कल्चरल इवेंट्स है, रिलीजियस इवेंट्स है, दूसरे इवेंट्स तो हम शादी ब्याह तो मज़े से जा रही हैं। तो क्या हमें भी वो थ्रेट है कि खुदा न खास्ता हमें इटली की तरह या इंडिया की तरह ये इधर भी आ जाएगा? हमें इससे क्या एहतियाती तदाबीर मतलब अख्तियार करनी चाहिए? थोड़ा सा हमें हमारे जो ना व्यूअर्स को थोड़ा इसके बारे में बता देंगे। इसके जो SOPs हैं जो WHO ने डिफ़ाइन किए हैं उनके साथ कंप्लायंस बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि फर्दर जो स्प्रेड है उसका वो कम से कम उसकी रोकथाम हो जाए। तो गाइडलाइंस ये है जी कि चाहिए फैमिली में कोई कोविड-19 का कोई पेशेंट हो या ना हो, एटलीस्ट सबसे नंबर 1 पे वेयर मास्क है जी, मास्क पहनना चाहिए। नंबर 2 पे ये है कि गैदरिंग से वगैरह और क्राउड से इज्तनाब करें, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो फिज़िकल डिस्टेंस का या सोशल जो डिस्टेंस हम कहते हैं, मोस्टली आउटडोर आपका डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर का होना चाहिए, इनडोर में उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। वेंटिलेशन होनी चाहिए घर में, ठीक है। और जब कभी भी आपको कफिंग वगैरह अगर हो जाती है तो एटलीस्ट अपनी एल्बो को बेंड करके यहाँ पे कफिंग करें, और उसके अलावा बार बार हाथ वॉश करने हैं। हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है जब भी हम अपने प्यारों से, अजीज़ों से, घर वालों से मिलते हैं, कोई पता नहीं होता है कि कोई कोविड का पेशेंट है या नहीं है, क्योंकि हम हर किसी से हाथ मिलाते हैं। तो हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम बार बार हैंड वॉश करें या हाथ मिलाने के बाद हैंड्स को हम सैनिटाइज करें। तो ये इसके SOPs हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा सा लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, एक खौफ है, एक अनसर्टनिटी है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है, कुछ जो है ना इस तरह की जो है ना आई डोंट नो अबहाम या इस तरह की जो लोग बता रहे हैं कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना की जो डोजेज़ हैं, वैक्सीनेशन है, ये फ्रूटफुल है लोगों के लिए? लोगों को लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए? आपके क्या? जी बिल्कुल, देखें कोविड-19 अगर हम ये जो SOPs और गाइडलाइंस हैं अगर उनके साथ पब्लिक कंप्लाइंट रहती है तो फिर ये कोई बड़ा स्टिग्मा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सिर्फ 2% इसका मॉर्टेलिटी रेट है, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिकवर हो जाती है। अब जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट, तो अगर उसको सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं लेट सपोज, तो उसको फ़ौरन आइसोलेट होना चाहिए। जी, 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं आइसोलेशन और दूसरा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन उसको होना चाहिए जिसको अगर उसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो, किसी भी कोविड पेशेंट के साथ उसकी अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है तो उसको फौरी क्वारंटाइन होना चाहिए, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो या डिक्लेयर्ड कहीं क्वारंटाइन सेंटर्स में वो खुद को क्वारंटाइन करें फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। अब उसको पता नहीं है मुझे मेरा टेस्ट पॉजिटिव है नहीं है, मुझे कोरोना लगा है या नहीं लगा है, उस कंडीशन में उसको क्वारंटाइन होना चाहिए 14 डेज के लिए, तो उसको कहते हैं जी क्वारंटाइन। आइसोलेशन उसको कहते हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपको पता भी लग गया है, अब सिम्टम्स डेवलप आपको हुए हैं या नहीं हुए, आपको आइसोलेट होना चाहिए। उस आइसोलेशन को कहते हैं आइसोलेशन, क्योंकि आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है तो आप एक थ्रेड हैं दूसरों के लिए, तो आपने खुद को उस वक्त आइसोलेट करना है। जहाँ तक वैक्सीन्स की बात की, ये ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो हर किसी को लगवाने चाहिए, चाहे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो ना हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सबको लगवाना चाहिए। ये अबहाम जो है फैलाई जा रही है ये टोटली रॉन्ग है।
मैं इसको कंडम करता हूँ। हर बंदे को, हमारे यहाँ पे भी DHQ हॉस्पिटल में है और भी कई इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स और डेस्क कायम किए गए हैं, सबको वहाँ जाके अपने रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और सबको लगवाना चाहिए। ये पहली कोई वैक्सीन नहीं आई, इससे पहले भी बहुत सारी TB में है, मीजल्स में है, इसी तरह से और भी बहुत डिप्थीरिया में है पहले से ही, इवन दो ये इसमें भी है, पोलियो में भी है। तो इस तरह के वैक्सीन हम अपने बच्चों को भी लगवाते हैं। फर्स्ट जो 9 मंथ्स में ड्यूरेशन में सबको ही लगती हैं, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो कोरोना वैक्सीन के बारे में भी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं लाइक साइनोफार्म है, फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है, बहुत अच्छे और बड़ा ब्रॉड जो है इम्यून रिस्पॉन्स वो डेवलप करते हैं, इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं। तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि सबसे जाके मतलब सबको लगवाने चाहिए वैक्सीन्स। ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बगैर वो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। और ये जो इम्यूनिटी एक दफ़ा पैदा होती है, इसका जो पीरियड होता है वो 6 to 8 मंथ्स तक वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में रहती है। उस दौरान जब कभी भी आपका कोई एक्सपोजर वायरस के साथ होता है तो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है, वो फिर उस वायरस के साथ कॉम्बैट करती है। तो सबको लगवाने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। आप एक पब्लिक मैसेज आवाम के लिए कोरोना वायरस के हवाले से और आम अपनी सेहत के हवाले से कि लोग अपनी सेहत का क्या कैसे ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे जो है ना बीमारियां ऐसी हैं जो सच बीमारियां नहीं हैं, जो हम सेहत ख्याल नहीं रखने की वजह से क्रिएट होती हैं GB के कॉन्टेक्स्ट में। तो थोड़ा सा आप इस हवाले से हमें कुछ मशवरे काइंडली दे दें। जी बिल्कुल, पब्लिक से मैं यही अर्ज़ करूँगा, सबसे पहले तो वो SOPs को फॉलो करें। जितना ज़्यादा हम SOPs के साथ कंप्लाइंट रहेंगे, इतने जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन हैं वो कम होंगे। सेकंडली, कोई अगर ये समझता है कि ये कुछ भी नहीं है ये वबा, तो बेशक ये यंग जो पॉपुलेशन है, हमारी जनरेशन है, उसके लिए नहीं है। उनको चूँकि इसलिए अवॉइड करना चाहिए, उनको चूँकि इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना चाहिए कि वो कैरियर ना बने अपने बुज़ुर्गों के लिए, घर में बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। इसलिए वो एक तो सबसे पहले SOPs का ख्याल रखें। सेकंडली, मैं एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर इसके लिए प्रॉपर डाइट लें, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लें, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, ये लोगों को समझना चाहिए कि इसकी कोई ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में अभी तक कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है, सवाए वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स हर फर्द को जाके लगवाने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं है हमारे पास। ट्रीटमेंट इसकी अगर है तो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जो सीवियर पेशेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन लगती है। अच्छा, जो क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेटरी सपोर्ट के लिए वो वेंटिलेटर पे ही जाते हैं। तो ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, इसकी कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई है। तो किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स लगती हैं, वो चांसेस यही होते हैं कि या तो उनको वायरल नमूनिया होता है या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल नमूनिया होता है या ब्रोंकाइटिस का शिकार होते हैं, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेटर ऑन वो जाके मल्टी ऑर्गन फेलियर का शिकार हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर में वो जाते हैं। अच्छा, एक्यूट रिस्पायरेटरी जो डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सेप्टिक शॉक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, किडनी, लिवर, हार्ट सब फेलियर का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा इसका कोई इलाज नहीं आया है। दूसरा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस किसी को भी जब भी सिम्टम्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो टाइमली कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से और क्वारंटाइन सेंटर में जाके खुद को क्वारंटाइन करें, ताकि वहाँ पे आपका लुक आफ्टर बेहतर से बेहतर हो सके। रिसेंटली भी हमारे एक अच्छे दोस्त भी हैं, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, कंजर्वेटर फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ में होते हैं, उनकी मिसेस का टेस्ट पॉजिटिव आया। DHQ में वो आई थी, सिम्टोमेटिक भी थी, उसके बावजूद वो जाके घर में आराम से बैठी रही। जब वो सिवियरिटी में गई, उस कंडीशन पे वो जाके आगा खान हेल्थ सेंटर लेके गए, तब उसके फेफड़े 50% तक डैमेज हो चुके थे। न वो ऑक्सीजन ले रही थी, ना वेंटिलेटर कुछ काम कर सका, और लेटर ऑन उसकी डेथ हो गई। फेथ लीडर्स पे बेशक आप अमल करें, क्योंकि हम फेथ जो हीलर्स हैं, अस्तोर के वो जो गजनवी साहब हैं कंजर्वेटर, उनकी वालिदा का भी यही हुआ।
आराम से ले जाके, ये कुछ भी नहीं होता है, घर में उनको बिठाए रखा, जब कंडीशन बहुत ही सीवियर ख़राब हो गई फिर वो हॉस्पिटल लेके गए। एट दैट कंडीशन आपके फेफड़े जब डैमेज होते हैं वो ना ऑक्सीजन पिक करते हैं ना वेंटिलेटर कोई सपोर्ट दे देता है। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जब भी सिम्टम्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो एक तो आइसोलेशन करें, और दूसरा फौरी जाके किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से, फिजिशियन से आप कंसल्ट करें और क्वारंटाइन में ही रहें। अच्छा यही है, चूँकि क्वारंटाइन में सिट ऑफ भी है, चाहे मेडिकेशन देनी हो चाहे वेंटिलेटर पे डालना हो, बेहतर ही केयर उनका हो जाएगा, हो सकता है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताई, और पॉसिबली हमारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री से लेके उसके सिम्टम्स से लेके उसकी ट्रीटमेंट तक हर चीज़ डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल से बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का, और इन्हीं वर्ड्स के साथ प्रोग्राम जान है तो जहान है इसके साथ को हम जो है ना वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।